अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है सेक्शन बी और सी उसके सॉल्यूशन जो है वो करने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि सेक्शन ए एमसीक्यूज़ तो मैंने करवा दिया है और सेक्शन बी और सी के जो करेक्ट आंसर्स हैं मॉडल पेपर के उनको मैं डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो वही जिस मैं करने जा रहा हूँ। सो सेक्शन बी 24 मार्क्स का है। आप जानते हैं इसमें 6 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, 3 ऑर्गेनिक से और 3 इनऑर्गेनिक से अटैम्प्ट करने हैं और तमाम क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 का 1 है, रिफर टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्ट करूँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कि 4 कंपाउंड्स, एक आपको ये जो है वो कॉलम मौजूद है आपके पास। ठीक है, टेबल बनी हुई है ए बी सी डी और उसके अंदर 4 कंपाउंड्स हैं जिनके नेम्स लिखे हुए डोलोमाइट, विदराइट और ब्लू विट्रियोल और पोटेशियम। तो कहते हैं फर्स्ट कहते हैं राइट द फार्मूला ऑफ ए एंड बी, कि आप जो है वो क्या करें ए और बी के जो है फार्मूले वो आप लिखें। तो ए का फार्मूला और बी का फार्मूला क्या होगा, तो मैं इसके आंसर्स की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पर देखें इसमें जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं 1 सॉल्व करूँ, ठीक है, तो इसमें ए का फार्मूला ए है डोलोमाइट। सो डोलोमाइट का जो फार्मूला होता है, डोलोमाइट एक डबल सॉल्ट है, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है CaCO3.MgCO3। कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों का ये एक फ़िज़िकल कॉम्बिनेशन होता है। और बी है विदराइट। ठीक है, विदराइट जो होता है वो होता है BaCO3, दैट इज़ बेरियम कार्बोनेट। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, राइट इक्वेशन व्हेन C इज़ हीटेड अप टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड। इक्वेशन लिखे जब C को, मतलब ब्लू विट्रियोल को 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि ब्लू विट्रियोल क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है पेंटाहाइड्रेटेड .5H2O। अगर आप उसको हीट करेंगे 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो क्या होगा, ये अपने सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस करेगा और ये 5H2O जो है इसका वो सेपरेट आउट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ डी एंड आल्सो राइट इट्स टू यूजेस। डी का केमिकल फार्मूला लिखें, आपको पता है पोटेशियम है, दैट इज़ K2SO4.Al2SO4 एंड .24H2O। और उसके 2 यूजेस लिखने हैं, 2 इस्तेमालात इसके लिखने हैं। तो फर्स्ट यूज़ उसका ये हो गया कि एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है इसको, और सेकंड जो है वो लेदर इंडस्ट्री के अंदर पेपर साइजिंग वगैरह के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम को। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है ये, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मुख्तलिफ हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके IUPAC नेम्स हमें लिखने हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास है दैट इज़ K3FeCN6। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि सबसे पहले हमें जो है कैटाइन का नाम लिखना होता है, दैट इज़ पोटेशियम। दैन उसके बाद ये हमारे पास लिगेंड है 6 साइनाइड है, तो इट इज़ हेक्सासायानो, सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में हेक्सासायानो। देन Fe है, ठीक है, जब चूँकि कैटाइन आ गया तो इस सूरत में हम इसको जो है वो लिखेंगे फेरेट, आयरन के बजाय। और फेरेट के साथ हम यहाँ पर इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये +3 हो गया, ये यहाँ पर हमारे पास -6 हो गया, तो ये 3 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट उसके बाद जो कंपाउंड हमारे पास है दैट इज़ जिंक है और OH4 है, तो हाइड्रोक्सो होता है ये, तो दिस इज़ टेट्रा हाइड्रोक्सो, कोई गैप नहीं होगा इसमें, टेट्रा हाइड्रोक्सो। और चूँकि नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो इट इज़ एक्चुअली जिंकेट, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। और उस पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट आ जाएगी, 4 यहाँ पर था -4, उधर जाएगा +4 होगा, +4 -2, ये आपके पास हो जाएगा +2। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, उसके बाद 2। नेक्स्ट हमारे पास है दिस कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, तो यहाँ पर 2 लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल है और नेगेटिव लिगेंड है। ठीक है, तो ये अमाइनो हमारे पास A से आता है अमाइन और क्लोरो C से आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो अमाइनो को पहले लिखा जाएगा। तो दिस इज़ ट्राई अमाइन, डबल M से अमाइन होता है, ट्राई अमाइन, और यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो इट इज़ ट्राई क्लोरो। दैन उसके बाद क्रोमियम जो कि न्यूट्रल है ओवरऑल जो है,
ये कॉम्प्लेक्स है और ये -3 है, तो चार्ज इसका क्रोमियम का 3 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास दिस वन, यहाँ पर दैट इज़ सी से क्लोरो, ई से इथिलीन डाइअमाइन। तो पहले हम जो है वो क्लोरो लिख लेते हैं। सो इट इज़ डाई क्लोरो, और ये 2 है, चूँकि ऑर्गेनिक लिगेंड है तो बिस लिखेंगे। दिस इज़ बिस इथाइलिन डाई अमाइन, और Ni हमारे पास हो गया दिस इज़ निकल, और कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा इसका, क्लोरीन का -2 होता है तो वो 2 हो जाएगा, और ये तो न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 रहेगा। सो ये कुछ सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं वाई हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस इन ग्रुप 1A एंड 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल एट लीस्ट 4 पॉइंट्स ऑफ ईच। कह रहे हैं कि बताएं हाइड्रोजन गैस को 1A और 7A में क्यों नहीं रखा जा सकता, 4 पॉइंट्स सबके लिए बताएं। तो 1A ग्रुप में तो इसलिए नहीं रखा जा सकता, सिंपल सी कंडीशन है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो एक मेटल नहीं है, जबकि 1A में सारे मेटल हैं। दूसरी चीज़, हाइड्रोजन गैस कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जबकि 1A वाले सारे आयनिक बनाते हैं। तीसरी चीज़, हाइड्रोजन गैस डायटॉमिक होते हैं, बल्कि वो सारे मोनोटॉमिक होते हैं। नेक्स्ट चीज़ कि हाइड्रोजन की -1 वैलेंसी हो सकती है, लेकिन ग्रुप 1A की -1 वैलेंसी नहीं हो सकती है। 7A में क्यों रखा जा सकता है, चूँकि हाइड्रोजन के पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी चीज़ के हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन की बात करें तो उसकी वैलेंसी जो है +1 भी हो सकती है, जबकि 7A की +1 वैलेंसी नहीं हो सकती है। तीसरी अगर बात करें तो हाइड्रोजन गैस की एक S ब्लॉक एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग, जबकि 7A वाले जो हैं वो P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं जो कि मतलब आपको लिखना है कि डिससिमिलैरिटी क्या है 1A और 7A से हाइड्रोजन के पास। ये नोट्स में आपको डिटेल में दिख सकता है, तो यहाँ पर मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा। नेक्स्ट है फोर्थ, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट हैव फॉलोइंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देयर इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो ग्रुप्स बताना है बस पीरियोडिक टेबल के ग्राउंड स्टेट पर इन तमाम एलिमेंट्स के। तो ये सॉल्व कर देता हूँ मैं, फोर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आगे डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास है दैट इज़ 3s2 एंड 3p2, ठीक है। 3s2 3p2 है, तो ग्रुप निकालना है तो आप चूँकि p पे ख़त्म हो रहे दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास ग्रुप 4A का एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 3s2 3p6 और 4s1 की बात करें तो ये हमारे पास 1R है लास्ट में, दिस इज़ 1A ग्रुप के एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 4s2 3d1, अब ये 4s2 3d1 है, दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 1 3, ये 3B ग्रुप का एलिमेंट है क्योंकि D ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद देखें तो 4s2 3d10 और 4p5, तो ये 4p और 4s ये बैलेंस है, 5 + 2 दैट इज़ 7, तो ये आपके पास 7A ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन 4 के बाद 5 डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रॉक सॉल्ट टू इंडस्ट्रियल स्केल। ये आप जानते हैं कि ये आपके पास जो है वो उससे दिया गया है, स्मार्ट सिलेबस से दिया गया है, डिस्क्रिप्शन है। तो डाउन सेल के थ्रू जो है सोडियम मेटल किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस बारे में बताना है। तो सोडियम क्लोराइड के जो है वो हम इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद फास्फोरस। अच्छा, इक्वेशंस लिखनी है, तो इक्वेशंस को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 6th है कि यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन, कि क्या होता है जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है फास्फोरस के साथ। तो नाइट्रिक एसिड हमारे पास होता है दैट इज़ HNO3, ठीक है। इसके रिएक्शन अगर आप फास्फोरस से कराएंगे तो ये फास्फोरस के रेस्पेक्टिव एसिड बनता है H3PO4 प्लस साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर खारिज होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास बैलेंस करना है तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड चूँकि 5 ग्रुप का एलिमेंट है, इसका ट्रिक ये है कि यहाँ 5 लगा दें, ठीक है। तो देखें फास्फोरस 1 नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पर भी आप 5 लगा दें। हाइड्रोजन 5 है, हाइड्रोजन 3 + 2 5 है, और ऑक्सीजन 15 है, ऑक्सीजन 4 + 10 14 + 1 15, ठीक है। बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन है सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा Na+O2। ये आप जानते हैं सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है तो Na2O2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ 2 लगा के बैलेंस कर लेंगे।
दिस इज़ सोडियम पेरोक्साइड। और ये जो ऊपर यहाँ पर बना था दिस इज़ फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज़ फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन क्लोरीन से कराया जा रहा है, Cl2 से कराया जा रहा है। ठीक है, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन जो है वो क्लोरीन गैस से कराया जाएगा, ये बन जाएगा COCl2। तो COCl2 आपके पास जो है वो दैट इज़ कार्बोनिल क्लोराइड भी इसको हम कह सकते हैं, और यही फॉस्जीन गैस भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड। तो एल्यूमिनियम का H2SO4 से जब रिएक्शन होगा और H2SO4 आपके पास कंसनट्रेटेड होगा, तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम का सल्फेट फॉर्मेशन करेगा Al2SO4 और उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिएक्शंस हो गए 6 के। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक का जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन द फॉलोइंग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ईथर लिंकेज का रिवर्स होता है, मतलब कि अगर कार्बन दो तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा हो, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। प्लास्टिसाइज़र क्या होता है, जो प्लास्टिक की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, उसको प्लास्टिसाइज़र कह रहे होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक्स में पढ़ा है हमने ये। एरोमेटिसिटी मतलब कि जो कितना ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ये हक्कल-सुल से बताया जाता है। तो हक्कल-सुल के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है कि दैट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होंगे तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। होमोलॉगस सीरीज़ के जो CH2 की जो है वो टर्म्स है, CH2 के एक कॉमन डिफरेंस है जो अलग अलग हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं एक फंक्शनल ग्रुप की सीरीज़ में, तो वो होमोलॉगस सीरीज़ कहलाती है। नेक्स्ट कहते हैं डिफाइन द पोलीमराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म। पोलीमराइजेशन आप जानते हैं, मोनोमर्स मिलकर जो पॉलीमर्स बनाते हैं, दैट इज़ पोलीमराइजेशन। आइसोमेरिज्म मतलब एक ही कंपाउंड जो मतलब एक ही फॉर्मूले पर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एग्जिस्ट करें, दिस इज आइसोमेरिज्म। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स एज आइसोमर्स एंड विच पेयर कंटेंस पॉलीमर। तो बड़ा सिंपल सवाल है, ग्लूकोज एंड स्टार्च। तो ये असल में आपस में एक दूसरे के पॉलीमर्स हैं। चूँकि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर जो है वो स्टार्च की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर आप देखें तो डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल, ये दोनों एक दूसरे के जो है वो आइसोमर्स हैं, सेम फार्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लें, दैट इज़ प्रोपाइल एल्डिहाइड है और यहाँ पर प्रोपेनॉन है। तो इधर पर ये दोनों भी एक दूसरे के जो है वो आइसोमर्स हैं, सेम फार्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। विनाइल क्लोराइड एंड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये आपस में पेयर्स जो हैं वो किसके हैं भाई, पॉलीमर्स के पेयर्स हैं। ठीक है, नाउ हाउ कैन वी प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एनी फोर। किस तरह से हम इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर करेंगे कि वो चार बताएं। इथाइल ग्लाइकोल फ्रॉम इथीन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो है क्या करना है भाई, इथाइल ग्लाइकोल बनाना है इथीन से। तो बड़ा सिंपल रिएक्शन, इथीन की ऑक्सीडेशन करा देते हैं। इथीन होता है C2H4, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन करानी है। तो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दिया है उसका हमने, और उसके साथ वाटर भी उसमें मौजूद होगा, और KMnO4 ले लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इथाइल ग्लाइकोल बन जाएगा। दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड इथाइल ग्लाइकोल। इसी को हम लोग कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, और जो है वो इसी को कहा जाता है 1,2 ईथन डायोल। अगर हम इसको IUPAC में कहें तो 1,2 ईथन डायोल है। तो इसकी अगर हम बैलेंसिंग चेक कर लें, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन टू बैलेंस है, हाइड्रोजन 4+2 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन है ये हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद करें फिनाइल हाइड्राजोन फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये आप जानते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था किस तरह से बनेगा। तो हमें जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हमें रिएक्शन कराना है फिनाइल हाइड्राजीन का। फिनाइल हाइड्राजीन किसे कहते हैं, दैट इज़ NH2NH, उसके बाद C6H5। ये कंपाउंड हमारे पास कहलाता है फिनाइल हाइड्राजीन। दिस इज़ फिनाइल हाइड्राजीन। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, H2 यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, और बाकी जो कंपाउंड हमारे पास बच जाएगा उसको एज इट इज़ लिख लेंगे NH और C6H5, ठीक है। नाउ दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजोन, इसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन।
ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है वाइट सॉलिड फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से वाइट सॉलिड की फॉर्मेशन करनी है। एसिटाइलिन मतलब इथाइन। इथाइन से वाइट सॉलिड बनाना है तो हम ये भी जानते हैं कि इसमें हमें रिएक्शन कराना पड़ेगा इसका सिल्वर नाइट्रेट के साथ, लूनर कास्टिक के साथ। जब लूनर कास्टिक से इसका रिएक्शन हम कराएंगे तो होगा क्या यहाँ पर कि सिल्वर देन कार्बन ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और सिल्वर बन जाएगा, तो ये दैट इज़ सिल्वर एसिटेलिड बनेगा। इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड वाइट सॉलिड। नेक्स्ट है इथेन फ्रॉम क्लोरोमीथेन। इथेन बनाना है क्लोरोमीथेन से, तो ये असल में हमारे पास वुड्स रिएक्शन जाकर होने वाला है। क्लोरोमीथेन दैट इज़ CH3Cl। तो ये हमारे पास जो है वो वुड्स रिएक्शन होने वाला है। तो क्लोरोमीथेन इज़ एक्चुअली CH3Cl। ठीक है, तो आपको बनाना है इथेन बनाना है फ्रॉम क्लोरोमीथेन। CH3Cl का रिएक्शन आप करा देंगे सोडियम मेटल से, वुड्स रिएक्शन होने वाला है। और यहाँ पर एनहाइड्रस ईथर आप ले लेंगे एज अ इनहिबिटर, एनहाइड्रस ईथर, और सोडियम स्कुलिन से रिएक्शन करेगा और ये कपलिंग हो जाएगी, डबल हो जाएगा, C2H6 बन जाएगा इथेन, और साथ में NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट है इथीन फ्रॉम इथेन। इथीन बनाना है इथेन से, तो इथेन आपके पास होता है C2H6। इसको इथीन की फॉर्मेशन इसमें करनी है तो डायरेक्टली हम ये काम कर सकते हैं, निकल कॉपर कपल इस्तेमाल कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे। ये इसकी क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस हमने देखा कि ये सारे रिएक्शंस हमारे हो गए। नेक्स्ट इसके बाद IUPAC नेमिंग करनी है, तो वो अब हम आगे आते हैं IUPAC नेमिंग की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, उसकी जो है IUPAC नेमिंग करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो है, इसको ओपन अप कर देते हैं, दैट इज़ CH3CH, और ये चेन में लगा हुआ है CH3 देन CH, उसके बाद फिर ये चेन में, ये ब्रांच में आ गया CH3 और CH लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दी 1 2 3 4। ये बच्चों हो गया आपके पास 2,3 डाई मिथाइल, और ये आपके पास हो गया ब्यूटेन, 2,3 डाईमेथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट आपके पास देख लें स्टूडेंट, CH2 कार्बन, उसके बाद CH3 आ गया, उसके बाद CH आया, CH3 ब्रांच में आ गया कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड CH। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन करेंगे, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा वहाँ से कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2,3 डाई मिथाइल, उसके बाद आपके पास 1 पर जो है वो अल्कीन लगा है, तो दिस इज़ 1 ब्यूटीन, एंड उसके साथ जो है 4 पर क्या आ जाएगा आपके पास, आइन। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास दैट इज़ CHI3। आई थिंक ये अलग एक कंपाउंड है CHI3। CHI3 का सिंपल नाम है। अगर IUPAC की बात की जाए इसकी, तो दिस विल बी 1,1,1 ट्राई आयोडो एंड मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट है CH3 थ्राइस कार्बन फिर CO, उसके बाद आपके पास CH2 CH3। इसको अगर हम ओपन अप कर लें तो ये हो जाएगा कार्बन है, इसके 3 तरफ CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं, देन उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दैट इज़ कार्बोनिल है, देन CH2 CH3। तो CO का मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O की सूरत में इसको हम यहाँ पर जो है वो लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसके डिज़ाइन करते हैं, तो नंबरिंग उसके बाद हम लेफ़्ट साइड से 1 2 3 1 2 3, लेफ़्ट साइड से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ये हमारे पास हो गया 2,2 डाई मिथाइल, उसके बाद हमारे पास 3 एंड 1 2 3 4 5 है, तो दैट इज़ पेंटानोन। डी पेंटानोन कीटोनिक ग्रुप लगा है। इसको हम ईथर के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से C डबल बॉन्ड O है ना, CO है, तो यहाँ पर असल में जब ईथर होता है ना तो C उसके बाद O बॉन्ड होता फिर आगे जाता है ना। भाई सपोज़ कि ये जो है वो आपके पास कीटोनिक ग्रुप ही इन्होंने दिया है। ठीक है, सो ये हमारे पास आई थिंक सेक्शन जो है वो BL के चल रहा है अभी, सेक्शन B। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वाई बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्कस एसाइलेशन ऑफ बेंजीन विद मैकेनिज्म। कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच होता है, दैट्स वाई। और एसाइलेशन डिस्कस करनी है। एसाइलेशन से मुराद कि आपको जो है वो बेंजीन रिंग में असाइल ग्रुप को अटैच करवाना है और इस तरह से आपको जो है वो C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन करनी है। ये पूरा डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, इसकी डिटेल यहाँ पर नहीं जा रहा मैं। तो असाइलेशन डिस्कस करनी है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन डिस्कस करनी है, लास्ट जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। 5 है ना टोटल, उनमें से 5वां असाइलेशन। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन राइट ओनली इक्वेशन लिखनी है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो मैं ये क्वेश्चन 12 कर लेता हूँ यहाँ पर सॉल्व। एसिटाइलिन रिएक्ट्स विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4 एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम जानते हैं कि एसिटाइलिन जो है जब वो रिएक्शन करेगा वाटर से, जब उसकी हाइड्रोलिसिस होगी HgSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब क्या होगा, सबसे पहले तो जाकर वो कन्वर्ट होगा आपके पास, वो जाकर विनाइल अल्कोहल में। सो दिस इज़ विनाइल अल्कोहल। और विनाइल अल्कोहल के बाद क्या होगा, चूँकि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है तो उसकी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पर जाएगा, हाइड्रोजन उठकर इधर पर आएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास कंपाउंड बन जाएगा ये, दिस इज़ एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा ये, या फिर हम उसको इथेनॉल कह सकते हैं। और फर्दर अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करें तो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो नेक्स्ट उसके बाद ये कह रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन शो करना है। फॉर्मल्डिहाइड इज पोलीमराइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फॉर्मल्डिहाइड की पोलीमराइजेशन आप जानते हैं, उसके अंदर ट्राइमराइजेशन होती है। 3 मॉलिक्यूल्स आपको लेने होते हैं फॉर्मल्डिहाइड के, और जब सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसकी हम करते हैं पोलीमराइजेशन, तो क्या तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, और हर ऑक्सीजन के 2 तरफ जो है वहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो इस कार्बन पर CH2 हर तरफ आ जाएगा, CH2 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 CH2, और ये कंपाउंड आपके पास कहलाएगा दिस इज़ मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। ये पॉलीमर है, ट्राइमर एक है फॉर्मल्डिहाइड का। ये सारे रिएक्शंस हमने जो है ना लेक्चर्स में अपने डिस्कस किए हुए, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर इसको सॉल्व कराएं कंप्लीट, तो जस्ट इसलिए मैं जो है उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। वरना ये तमाम ही चीज़ें मैंने अपने लेक्चर में डिटेल में, आप जाएँ प्लेलिस्ट पे, तमाम लेक्चर्स आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगे, तमाम चैप्टर्स के डिटेल में। नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये कह रहे हैं वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड आर पास्ड ओवर MnO2 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि जो है ये कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड है, तो ये एसिटिक एसिड है, इसके वेपर्स को पास किया जाए MnO2 से एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी पायरोलिसिस हो जाएगी। तो पायरोलिसिस यहाँ पर इसमें किस तरह से होती है इसकी, कि 2 मॉलिक्यूल्स इसमें जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड OOH, और उसका मिरर इमेज एक तरह से लगा लें, HO C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3। तो यहाँ से वाटर रिलीज़ होता है और एक तरफ से जो है वो आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ठीक है जी। सो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, एक तो इधर पर CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये आपके पास बन गया एसीटोन या कीटोन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ हो गए। नेक्स्ट, इथेनॉल एक्सेस इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक्सेस इथेनॉल की असल में डिहाइड्रेशन करनी है। एक्सेस से मुराद क्या हो गया कि आपको C2H5OH जो है वो आपको इसके जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करना है, ठीक है। तो एक C2H5OH और एक और C2H5OH यहाँ पर आप एक्सेस में यूज़ करेंगे, 2 मोल्स इस्तेमाल करेंगे और हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। तो ये OH और H यहाँ से निकल जाएगा और बाद में ये मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, तो आपको पता है इथॉक्सी इथेन या डाईइथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी और वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमीनो एसिड और फर्टिलाइज़र। तो ये चैप्टर नंबर 10 से आ गया अमीनो एसिड, इस पर मैंने डिस्कशन कर लिया। फर्टिलाइज़र चैप्टर 11 से इसके शॉर्ट नोट भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे लेक्चर से देख कर ही बोर्ड से आप कॉपी कर लें, तो वही चीज़ शॉर्ट नोट है। सेक्शन सी पे आते डिटेल आंसर क्वेश्चन में 18 मार्क्स का ये है और 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इसमें, और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक और एक जो है वो आपको ऑर्गेनिक से डिस्कस करना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल हो रहा है कि डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ 99% प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट और कंटेनिंग SiO2 एंड Fe2O3 एज इम्प्योरिटी। तो ये रेड्यूस कोर्स से आया हुआ, आपको पता है एल्यूमिनियम 99% प्योर एल्यूमिनियम को करना है, तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 को फॉलो करना है। बॉक्साइट और में सिलिका और Fe2O3 इम्प्योरिटी के तौर पे मौजूद है। इसका मतलब आपको जो है वो हॉल्स मेथड को फॉलो करना पड़ेगा
कि आप बॉक्साइट और जो है वो आपके बॉक्साइट और जो होता है दैट इज़ Al2 3.NH2O, इसकी ट्रीटमेंट पहले आप कराएंगे हॉल्स मेथड में। किससे होता है भाई? NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे तो आपको प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। उस प्योर एल्यूमिना की हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस करके 99% प्योर एल्यूमिनियम हम रिफाइन कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर स्टेप 3 आपको हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड नहीं बताना चाहिए, वो 99.9% प्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टेप 1 और 2 मतलब इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि स्टेप नंबर 1 प्यूरिफिकेशन और स्टेप नंबर 2 आपके पास रिफाइनिंग, बस ये 2 प्रोसेस आपको करनी है। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो क्वेश्चन 4 आपको यहाँ पर दिख रहा है और कह रहे हैं कि द फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट्स स्टेजेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर एक हमारे पास जो है वो चार्ट जो है वो मौजूद है। ऑस्वाल्ड प्रोसेस को आप कह रहे हैं, उसी के बारे में एक फ्लो चार्ट यहाँ पर डायग्राम मौजूद है और कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस इन स्टेज ए अलॉन्ग विद द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन। ए में क्या केमिकल प्रोसेस होता है? अमोनिया और एयर जब साथ में रिएक्शन करेंगे, आपको पता है इसमें क्या होगा कि अमोनिया और ऑक्सीजन का जो है वो एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगा और रिएक्शन के नतीजे में NO+H2O की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो 4, 5, 4, 6 यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेंगे उसकी। और कंडीशंस क्या होंगी? तो कंडीशन आप जानते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, प्लेटिनम कैटलिस्ट होगा यहाँ पर, और जो है वो एक हाई प्रेशर पे इस रिएक्शन को जो है वो किया जाएगा ताकि मैक्सिमम कन्वर्जन हो सके। ये सोल्ड प्रोसेस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ मैंने। डिस्क्राइब द प्रोसेस इन C एंड D। C में क्या हो रहा है? NO की NO2 में कन्वर्जन। ठीक है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होती है, NO की NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। NO+O2 ये कर देंगे, दिस इज़ NO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ बैलेंस कर लेंगे। D में क्या हो रहा है उसके बाद? जस्ट उसके बाद D प्रोसेस में तो ये हो रहा है कि NO2 में आपने वाटर ऐड कर दिया है और वाटर ऐड करने पर क्या हो रहा है कि आपके पास नाइट्रिक एसिड अलग हो जा रहा है और NO अलग हो जा रहा है। ठीक है, हाउ 98% कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। 68% को आगे 98% कैसे करेंगे? आपको पता है कि इसके वेपर्स को सल्फ्यूरिक एसिड से पास किया जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इसके वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करके 68% से 98% तक प्योरीफाई कर देगा। तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन है और नाइट्रिक एसिड ये भी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आपके पास ये तो और करके आ रहा है कि डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट डिफाइन करें तो वो एलिमेंट जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर होते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। वाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है वो ट्रांजिशन होती है, डी ट्रांजिशन हो रही होती है ना, EG से ET2G ऑर्बिटल की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया था कि इनके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ट्रांजिशन स्टेट पे रहते हैं। या इनको ये भी कह सकते हैं कि ये एक और तरीका भी इसको करने का है। आपको पता है कि डी ब्लॉक जो होता है वो S और मतलब कि P ब्लॉक के बीच में होता है, मतलब नॉन मेटल्स और हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जा सकता है। डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं? आपको पता है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे आयरन है +1 भी होती है, +2 भी होती है, कॉपर है +1 भी होता है, +2 भी होता है। तो वजह क्या होती है? इनका लास्ट शेल और सेकंड लास्ट शेल दोनों से ये बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा आ रही होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिनके डी सब शेल में, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ फिर एग्जिबिट करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चूँकि इनके जो सरफेस होते हैं उन पर माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनमें कोई भी एटम जो है वो लेस एक्टिव स्टेट में जाता है और बाहर एटॉमिक स्टेट में निकल रहा होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड को स्पीड अप कर रहा होता है ये। तो ये सारे तमाम ही प्रॉपर्टीज़ मैंने चैप्टर 5 के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की भी है, आप वो लेक्चर देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। एक्सप्लेन द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन देनी है यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप नोट्स से फॉलो करके। नेक्स्ट व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। हाउ इथाइल अल्कोहल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्च एंड मोलासिस। दोनों बताने आपको, स्टार्च और मोलासिस से किस तरह से जो है वो इथाइल अल्कोहल की प्रोडक्शन की जाती है, इसकी डिटेल लेक्चर मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है। नेक्स्ट है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट group G already present on benzene ring on the entry of the second substituent. This is called orientation of benzene या effect of an electrophile on mono substituted benzene. इसकी डिस्कशन भी हुई। वी प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। ये 2 कंपाउंड्स आपको बनाने हैं बेंजीन से। M नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है बेंजीन से। तो पहला देख लेते हैं, यहीं पे बना देता हूँ कि ये आपके पास बेंजीन है और मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। तो आप इसमें वैसे पहले आप सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे? अगर आप इसमें बना देते हैं इसको, दैट इज़ अगर टॉलिन बना देते हैं, टॉलिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? CH3Cl लेना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। तो ये आपके पास बन जाएगा टॉलिन।
फिर इस टॉल्यूइन की फ़र्दर आप क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास बेंजोइक एसिड में। तो ये पहले बना टॉल्यूइन, फिर बना ये बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के बाद फिर फर्दर हम इसकी कर देंगे नाइट्रेशन। जब इसकी नाइट्रेशन की जाएगी H2SO4 के साथ, तो क्या होगा आप जानते हैं कि ये COOH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, सॉरी मेटा डायरेक्टर है, तो मेटा पर नाइट्रो आकर अटैच हो जाएगा और प्लस इसके साथ जो है वो वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो ये आपका बन गया M नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है, नाइट्रो और बेंजोइक एसिड कंपाउंड है। ONP नाइट्रो टॉल्यूइन। तो देखें सबसे पहले टॉल्यूइन बनाना पड़ेगा, तभी वो ऑर्थो पैरा पर नाइट्रो को शिफ्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर बेंजीन ले लिया और बेंजीन की हमने सबसे पहले करी टॉल्यूइन में कन्वर्ट किया उसको, ठीक है। टॉल्यूइन में ऊपर भी कन्वर्ट कर चुके हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉल्यूइन बन गया। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है CH3 ग्रुप। तो हमने यहाँ पर अब इसकी जस्ट कर देनी है नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हमारे पास अब दो कंपाउंड बनेंगे, एक में क्या होगा ऑर्थो पर NO2 लगा होगा और दूसरे कंपाउंड में क्या होगा हमारे पास जो है वो पैरा पर NO2 की अटैचमेंट होगी और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कशन कर ली है इसकी पेपर की कंप्लीट जो है वो आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो। तो ज़्यादा वक्त से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा या ये टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट दिया गया है। तो देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से है तो इसमें जो है वो कोई टाइम ड्यूरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं लग सकता, ठीक है। तो हो जाता है, जल्दी हो जाता है, बस आपकी जो है कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये अगर आपको मैं कंप्लीट दिखा दूँ तो ये मैंने सॉल्यूशन भी किया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी सॉल्यूशन है। मैं उसको थोड़ा नियर कर लेता हूँ, करीब कर लेता हूँ ताकि आपको शायद ये दिख जाए ठीक तरह से, ओके। तो ये इसकी अच्छा फिर बैक साइड पे भी आप देख लें इसको भी, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन मैंने ओवरऑल जो है उनके जो है वो सॉल्व कर दिए। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो दिस इज़ माय नेम सर नसीम जुल्फ़िकार। इसको आप जो है वो इसी नाम से मेरा चैनल है, उसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिज़िक्स क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ये आप जानते हैं गुलशन इकबाल कैंपस में जो है वो 27 सैटरडे को ओरिएंटेशन हो रहा है ECAT MD CAT का। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री सेमिनार है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।